यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम यू टू ऑल। चलिए सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यदि आप पर्यावरण अध्ययन और मैथ्स पेडागोजी के कंप्लीट नोट्स को बाय करना चाहते हैं और यदि सीडीपी का कंप्लीट कोर्स आप बाय करना चाहते हैं तो आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं 77080384 पर। इस पर आप व्हाट्सअप करके सारी जानकारी यहाँ पर नोट्स से रिलेटेड और क्लासेस से रिलेटेड प्राप्त कर सकते हैं। आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आज हम पर्यावरण अध्ययन को यहाँ पर कंप्लीट करने वाले कुछ क्वेश्चन ईवीएस के हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हम भारत को जैव संपन्न देशों में से एक कैसे कह सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, वनस्पति और जीवों की अत्यधिक विविधता के कारण, वनस्पति और जीवों की बहुत कम विविधता के कारण, मानव आबादी ज़्यादा होने के कारण या फिर ज़्यादा प्रदूषण होने के कारण। हम भारत को या किसी भी देश को जैव संपन्न देश कब बोला जाता है, जहाँ पर यदि हम लोग कंसीडर करें कि वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता बहुत ज़्यादा होती है, मतलब अलग अलग प्रजाति के अलग अलग टाइप के आपको जीव देखने को मिलेंगे। लाइक हम लोग बोलते हैं कि जब हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित किया जाता है किसी को भी, तो बहुत ज़्यादा दुर्लभ प्रजातियां वहाँ पर होती है और वैसी प्रजातियां कहीं और देखने को नहीं मिलती है। यदि ऐसा कोई रीज़न होता है तो उसे हम लोग जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में नामित करते हैं। तो वही जैव संपन्न देशों की यहाँ पर बात की गई, तो भारत भी जैव संपन्न देशों की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि वनस्पति और जीवों की अत्यधिक बहुलता या विविधता के कारण हम लोग जैव संपन्न देशों में भारत को रखते हैं। ठीक है, बहुत कम विविधता, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। और मानव आबादी जैव संपन्न देशों को नहीं बताती और ज़्यादा प्रदूषण तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र आपको कौन सा दिखेगा। गंगा का मैदान, ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट या फिर मध्य भारत। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट जो है सबसे अधिक जैव संपन्न है। सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी आपको पश्चिमी घाटों में देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर इसको आप मैप से समझ सकते हैं। ये पूरा आपको वेस्टर्न घाट यहाँ पर बताया हुआ है, ये पूरा पश्चिमी घाट आएगा, क्योंकि यदि हम लोग मैप की बात करें तो ये आपका पूर्व, ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है और ये दक्षिण है। तो कौन कौन से एरिया या फिर कौन कौन से स्टेट यहाँ पर कवर होंगे उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री भी कहा जाता है। दक्कनी पठार के पश्चिम के किनारे के साथ साथ ये पर्वतीय श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लंबी है। विश्व में जैविक विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब यदि हम लोग बायोडाइवर्सिटी की बात करें, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज, प्रजाति वगैरह आपको यहीं पर देखने को मिलेगी सबसे ज़्यादा। और इस दृष्टि से यदि हम लोग बात करें, अगर हम लोग जैव विविधता की बात करें, तो भारत का स्थान यहाँ पर 8वां आता है। ये गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है, यहीं पर आपका गुजरात लगता है और यहीं पर आपका महाराष्ट्र लगता है। तो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर ये खत्म होती है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल से खत्म होते हुए कन्याकुमारी में ये समाप्त हो जाती है और यहीं पर आपको दिखेगी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। राइट, तो ये इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी हुई है पश्चिमी घाट के बारे में। तो क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी, से सह्याद्री भी बोला जाता है। और दक्कनी पठार के पश्चिमी किनारे के साथ साथ ये पर्वतीय श्रृंखला उत्तर के दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लंबी है। जैविक विविधता की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुजरात और महाराष्ट्र से होते हुए गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से होते हुए कन्याकुमारी पर आकर ये यहाँ पर खत्म हो जाती है। राइट, आगे इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं, क्यों ये इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध है और क्यों इसको यूनेस्को में घोषित किया गया। यूनेस्को की श्रेणी में बहुत सारे इलाकों को डाला गया है। इन पहाड़ियों का कुल क्षेत्रफल 1,60,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग है। औसत ऊंचाई 1200 मीटर या 3900 फीट हम लोग बोल सकते हैं। इस क्षेत्र में फूलों की 5000 से ज़्यादा प्रजातियां आपको देखने को मिलेगी। 139 स्तनपायी प्रजातियां और 508 चिड़ियों की प्रजातियां और 179 उभयचर प्रजातियां यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। पश्चिमी घाट में कम से कम यदि हम लोग बात करें तो 84 उभयचर प्रजातियां और 16 चिड़िया की प्रजातियां और 7 स्तनपायी और 1600 फूलों की प्रजातियां, जो कि विश्व में आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। केवल वो आपको भारत के पश्चिमी घाट में ही देखने को मिलेगी। पश्चिमी घाट में सरकार द्वारा घोषित कई संरक्षित क्षेत्र, इसमें जो यदि बात करें तो 2 जैव आरक्षित क्षेत्र भी आएंगे और 13 राष्ट्रीय उद्यान भी हमारे पूरे अकेले पश्चिमी घाट में ही आ जाते हैं। पश्चिमी घाट में स्थित नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्र 5500 वर्ग किलोमीटर सदा हरे भरे रहने वाले और मैदानी
पेड़ों के वन यहाँ पर मौजूद है। जो हम लोग बात करें केरल का, यदि साइलेंट वैली नेशनल पार्क की बात करें तो वो भी हमारे पश्चिमी घाट में ही आएगा। ठीक है, ये भारत का एक ऐसा अंतिम उष्णकटिबंधीय हरित वन है जहाँ अभी तक किसी ने प्रवेश नहीं किया है। अगस्त 2011 में पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ समूह ने पूरे पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी रूप में संवेदनशील क्षेत्र यहाँ पर घोषित कर दिया था। अगले प्रश्न की यदि हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जैव विविधता के जनक किसे माना जाता है? वॉल्टर जी रॉसन को माना जाता है, ईओ विल्सन को माना जाता है, लुईस पाश्चर या महात्मा गांधी को? आंसर आपका क्या होगा? ईओ विल्सन को यहाँ पर जैव विविधता के जनक माना जाता है। इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एडवर्ड ऑसबॉर्न विल्सन, जिनका जन्म हुआ था 10 जून 1929 को, आमतौर पर ईओ विल्सन के रूप में इन्हें जाना जाता है। अमेरिकी जीव विज्ञानी है, प्रकृतिवादी और लेखक भी हैं, बहुत बुक भी है इनकी। उनकी जैव विविधता जो है मिमिक्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और चींटियों का अध्ययन, जिस पर उन्होंने दुनिया का अग्रणी विशेषज्ञ कहा जाता है, चींटियों का अध्ययन इनके द्वारा किया गया। विल्सन को उनकी पर्यावरण वकालत के लिए समाजशास्त्र का पिता और जैव विविधता का पिता भी इन्हें यहाँ पर माना जाता है। अगले प्रश्न की यदि बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पर जैव विविधता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? विलुप्त होने वाली प्रजातियां, विभिन्न प्रकार के पौधे, पृथ्वी पर जीवन की विविधताएं या फिर प्रसिद्ध जीव विज्ञानियों की आत्मकथाएं? तो जैव विविधता शब्द का सबसे अच्छा वर्णन आप किससे समझ सकते हैं? बायोडाइवर्सिटी जो है उसको सबसे अच्छे तरीके से कौन चीज यहाँ पर डिफाइन करेगी? तो क्या विलुप्त होने वाली प्रजातियां ही जैव विविधता होती है? आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी पर जीवन की विविधता यदि है तो उसी को हम लोग यहाँ पर नाम देते हैं जैव विविधता का। राइट, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च और पीली शिमला मिर्च, ये किस चीज का एक उदाहरण है? मतलब ये किस चीज को दर्शाता है? फसल की विविधता को, प्रजाति विविधता को, आनुवंशिक विविधता को या पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता को यहाँ पर दर्शाता है? इससे पहले हम लोग इसका थोड़ा सा थ्योरी यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वापस हम लोग इन क्वेश्चन पर मूव करेंगे। देखो, जैव विविधता जो होती है उसको 3 स्तर पर, 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले एक आनुवंशिक जैव विविधता आती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी जिसे बोला जाता है। सेकंड हमारा प्रजाति जैव विविधता, स्पीशीज डाइवर्सिटी आता है। और थर्ड होता है पारितंत्री यानी कि इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। यदि सबसे पहले हम लोग आनुवंशिक जैव विविधता की बात करें तो आनुवंशिक जैव विविधता एक ही प्रजाति में पाई जाने वाली जीन्स संबंधी विविधता होती है। क्या बताया गया? जैसे कि मनुष्य हो गए, होमोसेपियंस हो गए, तो इनकी अलग अपनी प्रजाति हो गई। तो ये डिफरेंट एक अलग यूनिक प्रजाति की यदि बात करें तो वो आनुवंशिकता को यहाँ पर दर्शाता है। आनुवंशिक जैव विविधता हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं जो आनुवंशिकता के द्वारा निर्धारित होगी। प्रजाति जैव विविधता की बात करें तो विभिन्न जातियों के मध्य पाई जाने वाली विविधता, अलग अलग प्रजातियों या अलग अलग जातियों के बीच में जब वो पाई जाएगी, कोई एक डिफरेंट टाइप हो गए, लाइक घोड़ा अलग प्रजाति का हो गया, हिरण अलग प्रजाति का हो गया, तो इस तरीके से यदि हम लोग कैटेगराइज करते हैं तो उसे प्रजाति जैव विविधता यहाँ पर बोला जाता है। तीसरा होता है हमारा पारिस्थितिकी जैव विविधता, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। अब पारिस्थितिकी जैव विविधता की यदि बात करें तो इसका मीनिंग यहाँ पर क्या होगा या फिर इसे किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है? पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता का एक ऐसा क्षेत्र होता है, ये इस प्रकार की विविधता होती है जो कि पारितंत्र के आधार पर पाई जाने वाली विविधता है। मतलब पारितंत्र किस प्रकार का है? यदि हम लोग बात करें कि रेगिस्तान में पूरा सिस्टम अलग रहता है, वहाँ पर मरुस्थल होगा तो वहाँ के जीव उस प्रकार से और पेड़ पौधे उस प्रकार से होंगे। फिर हम लोग ध्रुवीय प्रदेशों पर चले जाएं, ठीक है, तो वहाँ का पूरा जो सिस्टम है वो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट होगा। तो इस तरीके से, और वहाँ पर रहने वाले जो जीव हैं ध्रुवीय प्रदेशों पर, तो वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो इस तरीके से जो अलग अलग पूरा सिस्टम बताता है वो हमारी पारिस्थितिकी जैव विविधता को बताता है। तो जैव विविधता की समृद्धि पारितंत्र की स्थिरता तथा संतुलन को यहाँ पर निर्धारित करती है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसके अंदर और कि विषुवत रेखीय वर्षा वन को जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहा जाता है क्योंकि यह विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला पारिस्थितिकी तंत्र है। सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखीय प्रदेश में और विषुवत रेखीय सदाबहार वनों में पाई जाती है तथा ध्रुवों पर जैव विविधता आपको काफी कम यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब कुछ क्विज हम लोग कुछ क्वेश्चन कंप्लीट करके देखते हैं इससे किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है कि हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च और पीली शिमला मिर्च, मतलब ये टाइप तो मिर्ची के ही है, ठीक है, तो ये किसका उदाहरण हो सकते हैं? फसल की विविधता नहीं होता है टाइप, सिर्फ 3 प्रकार के टाइप होते हैं, प्रजाति होते हैं, आनुवंशिक होता है और पारिस्थितिकी होता है। अब ये सिर्फ एक ही प्रकार के टाइप है तो ये आपका कौन से टाइप कहलाएगा, कौन सी विविधता यहाँ पर कहलाएगा? आनुवंशिक विविधता के नाम से आप इसे जान सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि ये एक ही मिर्च के टाइप है, ठीक है।
अब हमने देखा था ये हो गया हमारा आनुवंशिक विविधता। अगले क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं और इसका देखते हैं इसका आंसर क्या बन रहा है। बाघ, हिरण, खरगोश आदि किसका एक उदाहरण है? मतलब ये अलग अलग प्रजातियां हैं। बाघ अलग अपनी प्रजाति है, हिरण की अपनी अलग अलग प्रजाति होती है, ठीक है, और खरगोश अपने अलग होगा। तो ये किसको दर्शाएगा? ये एक प्रकार से प्रजाति विविधता को यहाँ पर दर्शाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते हैं। रेगिस्तान, वन और घास के मैदान इसका एक उदाहरण हो सकता है। रेगिस्तान कंप्लीटली डिफरेंट है, वन बिल्कुल अलग है और घास के मैदान अपने कंप्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पर अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र बन सकते हैं, अलग अलग इकोसिस्टम यहाँ पर बनेगा। तो ये किसको दर्शाएगा? ये पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता को यहाँ पर दर्शाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 3 अलग अलग टाइप से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। यदि आपसे एक ही जीव के अलग अलग विविधता जाते हैं, जैसे कि मिर्च का टाइप यहाँ पर पूछा गया था, तो ये एक प्रकार से हमारी आनुवंशिक विविधता है। और अलग अलग प्रजातियों के बारे में पूछ लिया जाता है तो आपकी प्रजाति विविधता हो जाएगी। और यदि आपसे पूरा एक इकोसिस्टम पूछ लिया जाता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो आपकी पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता यहाँ पर कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि प्रजाति समृद्धि या फिर स्पीशीज रिचनेस इनमें से किनकी कुल संख्या हो सकती है? क्या ये प्रजातियों की बहुतायत संख्या को बताता है? प्रजाति समृद्धि और इंग्लिश में भी आपको बताया गया है। स्पीशीज रिचनेस का मतलब क्या होता है? क्या ये संसाधन को बताती है, ये विविधता को बताती है, प्रजातियों के वास को बताती है? स्पीशीज रिचनेस मतलब कि प्रजातियों का बहुत ही ज्यादा, एक बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा संख्या हो चुकी है, या फिर इस तरीके से। तो ये प्रजातियों की बहुतायत को बताती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा संख्या में प्रजातियां यहाँ पर प्रेजेंट है, अवेलेबल है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, अगला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि जीका वायरस से होने वाला रोग क्या है? जोड़ों में दर्द होना, दूसरा ऑप्शन है आंखों का लाल होना, सिर दर्द तथा बुखार, या फिर उपरोक्त सभी। तो जीका वायरस की वजह से कौन सी बीमारी यहाँ पर देखने को मिल सकती है? तो जीका वायरस की वजह से ये तीनों बीमारियां आप यहाँ पर देख सकते हैं। जोड़ों में दर्द भी रहेगा, ठीक है, आंखों का लाल होना, सिर दर्द तथा बुखार और उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ये सारी ही बीमारियां हम लोग जीका वायरस की वजह से देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसकी वजह से होता है। तो हमने देखा है जो डेंगू फैलाने वाला जो मच्छर होता है, एडिज इजिप्टी करके, ठीक है, उसी की वजह से ये बीमारी फैलती है। और इसी का एक रीज़न हम लोग बोल सकते हैं। सबसे पहले इसको 1954 में देखा गया था। कहाँ पर देखा गया था अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो नाइजीरिया में इसे सबसे पहले देखा गया था। ठीक है, तो इसके बारे में इतनी डिटेल अभी सफिशिएंट है और इसको हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि आज के वैश्विक गैस एक्सप्लोरेशन मार्केट में शेल गैस अधिक से अधिक लोकप्रिय हो रही है। शेल गैस का निम्नलिखित में से कौन सा गुण इसके पारंपरिक प्राकृतिक गैस का एक संभावित प्रतिस्थापन बनाता है? शेल गैस के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो इसकी इतनी ज़्यादा अधिकता और इतना ज़्यादा ये लोकप्रिय क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है इसकी विशिष्ट रासायनिक प्रकृति जो इसे कम प्रदूषक बनाती है। इसकी विशिष्ट भौतिक प्रकृति जो इसके उपयोग को आसान बनाती है। पारंपरिक गैस की तुलना में इसकी कम लागत है, या फिर इसके विशाल भंडार के रूप में इसकी उपलब्धता है। तो ये आपसे पूरा का पूरा शेल गैस के बारे में पूछ रहा है कि क्या रीजन हो सकता है कि शेल गैस जो इतना ज्यादा यहाँ पर लोकप्रिय हो पा रहा है। आप चाहे तो इसके ऑप्शन को अच्छे से देख सकते हैं कि ये क्या बताया जा रहा है। शेल गैस होती क्या है? एक प्रकार की प्राकृतिक गैस हम लोग इसे बोल सकते हैं, जो कि अवसादी चट्टानों में पाई जाती है। ठीक है, अवसादी चट्टानों के बीच में से ये निकलती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों इतना ज़्यादा एक लोकप्रिय होने की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। विशाल भंडार के रूप में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये अवेलेबल है। ठीक है, पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा और बहुत ही ज़्यादा में हम लोग बोल सकते हैं कि प्राकृतिक गैस के रूप में हम लोग इसका यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। यदि 1 हेक्टेयर भूमि को बिना किसी हरित आवरण के छोड़ दिया जाता है तो हर साल हवा और पानी के कारण कितनी मात्रा में मिट्टी की उपजाऊ परत का क्षय यहाँ पर हो जाएगा? 5 किलोग्राम, लगभग 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम या 24 किलोग्राम। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि 1 हेक्टेयर भूमि को आप बिना किसी हरित आवरण के 1 साल तक आपने पूरा छोड़ दिया है उसको, तो अगर उसमें कितनी मात्रा में मिट्टी की जो उपजाऊ परत है उसका यहाँ पर क्षय हो जाएगा? 24 kg इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर करते हैं।